Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 9th chapter 9th force and laws of motion part 3. Then in this part we are going to discuss about the third law of motion with examples from our day-to-day life and conservation of momentum. So let's start the third part or the last part, the third law of motion. तो फिर इससे पहले हमने कवर किया फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ और the first two laws of motion tells us how an applied force changes the motion and provide us with a method of determining the force. फर्स्ट दोनों लॉ से हमको ये पता चला कि कैसे फोर्स अप्लाई करने से हमारा मोशन में चेंज आता है और फिर हम कैसे फोर्स को डिटरमिन कर पाए, कैसे कर पाए, जैसे F = ma, अगर मास और एक्सीलरेशन पता हो तो फिर हम फोर्स भी डिटरमिन कर सकते हैं. ये सारे जाना हमने अर्लियर. अब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, तो the second object simultaneously exerts a force back on the first. जैसे आपने आपके फ्रेंड को एक चांटा मारा तो फिर आपके फ्रेंड को भी दर्द हुआ और आपके हाथ को भी दर्द हुआ, दोनों को दर्द हुआ ना. तो फिर इसी प्रकार का है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन में. क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, समझ गए. द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on another, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो फिर द सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो इंस्टेंटेनियसली exert a force back on the first. तो फिर ये सेकेंड ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर और एक फोर्स exert करेगा. और देखो these two forces are always equal in magnitude. ये फोर्स और ये फोर्स दोनों का डायरेक्शन अलग होगा पर इनका मैग्नीट्यूड जो है ये पूरा सेम होगा. और क्या अलग होगा, ये अपोजिट इन डायरेक्शन. द फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि एक फोर्स, ये जो दोनों फोर्स है डिफरेंट ऑब्जेक्ट में एग्जर्ट हो रहा है और डिफरेंट एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. एक ही ये जो दो फोर्स है ये दो ऑब्जेक्ट में ही एग्जर्ट होगा, एक ही ऑब्जेक्ट में नहीं होगा. सेम इन मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा. ठीक है. तो फिर आप खेलते हो ना, फुटबॉल खेलते हो तो फिर क्या होता है, आप जब किक करते हो विथ ए ग्रेटर फोर्स, फुटबॉल को जब किक मारते हो तो फिर क्या होता है, इट कोलाइड विद ए प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम. अपोजिट टीम के प्लेयर के जैसे वो टकराता है और इसमें से दोनों बोथ फील हॉट, दोनों को हॉट होता है. क्यों होता है, क्योंकि ईच अप्लाइज ए फोर्स टू द अदर. दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने के कारण बोथ गेट हॉट. इन अदर वर्ड्स देयर इज ए, इसमें क्या होता है, ए पेयर ऑफ फोर्स एक्ट करता है. पेयर ऑफ फोर्स मतलब एक फोर्स नहीं, दो फोर्स, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक पेयर ऑफ यानी कि जोड़ी में ए पेयर ऑफ फोर्स एक्ट एंड नॉट जस्ट वन फोर्स. ये सिर्फ एक ही फोर्स नहीं है, पेयर ऑफ फोर्स है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है. और ये दो फोर्स को हम बोल सकते हैं, एक को एक्शन और दूसरा को हम बोल सकते हैं रिएक्शन. मतलब ये हो गया हमारा एक्शन और ये हो गया हमारा रिएक्शन. तो फिर देखो ऐसे अगले पेज में दिया गया है, टू स्प्रिंग बैलेंस लिया गया है जो कि कनेक्टेड टुगेदर. दोनों स्प्रिंग बैलेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बैलेंस बी जो है अटैच टू ए रिजिड सपोर्ट वॉल से जुड़ा हुआ है. ये देखो हमारा दो स्प्रिंग बैलेंस, तो फिर ये एक दूसरे से, ये ए जो है ए खींच रहा है बी को और बी जो है ये रिजिड वॉल है उसी से जुड़ा है. जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे ए के ऊपर, ए को जब हम खींचेंगे तो फिर ए अपना फोर्स अप्लाई करेगा बी के ऊपर और बी जो है ये फिर अपना फोर्स अप्लाई करेगा ए के ऊपर. तो फिर ऐसे ये खींचा खींचे चलेगा और हम देखेंगे तो दोनों का रीडिंग, चाहे वो ए हो या बी हो, दोनों का रीडिंग सेम है. सेम है मतलब इसका मतलब दोनों के ऊपर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है. और देखो बोथ द स्प्रिंग बैलेंसेस सो द सेम रीडिंग, दोनों के ऊपर सेम रीडिंग देखा जाएगा, जो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है. एक को हम बोलेंगे एक्शन और दूसरे को हम बोलेंगे रिएक्शन. तो इसी हिसाब से देखा जाए तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम और क्या कह सकते हैं,
टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो फिर एवरी एक्शन का, जैसे कर्म ऐसा फल बोलते हैं ना, लगभग इसी प्रकार से आप उसको जोड़ सकते हैं कि एवरी एक्शन के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट, बस इतने ही अमाउंट का बस, और ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि आप किसी के ऊपर दे रहे हैं तो वापस उसी से आपके ऊपर वो फोर्स फिर होगा, रिएक्शन होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाउएवर इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट इन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये रिएक्शन और एक्शन जो है ये एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये एक ही साथ, यानी कि साइमल्टेनियसली एक ही साथ ये दोनों के ऊपर, ये इसके ऊपर एक्ट करता है तो ये इसके ऊपर एक्ट करता है। ऐसा नहीं कि एक एक्ट करने के बाद दूसरा ये करता है, ऐसा नहीं है, एक ही साथ दोनों खींचाखींची चलता है। अगर आप खड़े हैं स्टैंडिंग एट रेस्ट, आप चुपचाप से खड़े हैं और आप वॉक करना चाहते हैं, स्टार्ट वॉकिंग, आपने चलना शुरू किया, इसका मतलब है आपका यू मस्ट एक्सेलरेट, आपका एक्सेलरेशन हुआ है, और इसके लिए चाहिए हमको फोर्स चाहिए। तो फिर एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए, F=ma, हमको पता है जितना फोर्स बढ़ेगा एक्सेलरेशन इतना बढ़ेगा। तो फिर ये जो फोर्स चाहिए ये आया कहाँ से? क्या ये आपका मस्कुलर एफर्ट है या फिर मस्कुलर एफर्ट है? नहीं है। और इज इट इन द डायरेक्शन वी इंटेंड टू मूव? तो फिर ये एक्चुअली क्या है? एक्चुअली ये है यू पुश द रोड, आप रोड को पुश कर रहे हैं बिलो बैकवर्ड, आप आपके पैर के नीचे रोड को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं और रोड भी आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ठीक है। तो फिर आप रोड को पीछे छोड़ रहे हैं पीछे, और रोड आपके ऊपर ऑपोजिट फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और आप आगे मूव कर पा रहे हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, these forces may not produce acceleration to equal magnitudes। तो फिर ये दोनों फोर्स का अमाउंट सेम है, अमाउंट ये मैग्नीट्यूड सेम है, पर ये जिसके ऊपर एक्ट करेंगे जरूरी नहीं कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि ये फोर्स जो एक्ट करेंगे ये टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट में एक्ट करेंगे। तो फिर ये जो दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मास भी तो डिफरेंट है, दोनों का मास अलग है। तो फिर जिसका मास ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन इतना कम होगा। अगर हल्का सा कोई चीज़ है, लाइट वेट है, तो उसमें वही फोर्स ज़्यादा मोशन लाएगा, ज़्यादा एक्सेलरेशन लाएगा, और जो बड़ा वस्तु है उसके ऊपर वही सेम फोर्स कम एक्सेलरेशन लाएगा, ठीक है। ये हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक गन मारा गया, तो फिर गन ने बुलेट के ऊपर फोर्स एग्जर्ट किया, और बुलेट ने भी, बुलेट आप देखें, बुलेट को आप हाथ में ले सकते हैं तो आपकी उंगली साइज की होगी, आपकी बीच वाली उंगली साइज की ही होगी। तो फिर इतना छोटा है, तो फिर गन ने फोर्स किया बुलेट के ऊपर, पर बुलेट भी कुछ कम नहीं, वो भी इक्वल ही फोर्स एक्ट किया हमारी गन के ऊपर। पर जब बुलेट के ऊपर गन ने एक्ट किया तो फिर बुलेट की मास बहुत कम है, इसलिए बहुत तेज़ी से चला गया। पर जब बुलेट ने गन के ऊपर एग्जर्ट किया वही मास, क्योंकि सेम ही फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो फिर क्योंकि हमारा गन का मास जो है ग्रेटर है, इसीलिए इसमें जो एक्सेलरेशन होगा गन का वो काफ़ी कम होगा। तो ये थर्ड लॉ, इसी हिसाब से देखते हो, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी इलस्ट्रेटेड व्हेन और एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, एक सेलर है, वो जंप कर रहा है अपनी रोइंग बोट, अपनी बोट से होके, ये अगले पेज में इसका फिगर दिया गया है, रोइंग बोट से वो जंप कर रहा है किनारे की ओर। तो क्या होगा, सेलर ने फॉरवर्ड जंप किया, पर इसके बदले आप जानते हैं जो बोट से उसने जंप मारा, बोट ने बैकवर्ड जंप किया, बैकवर्ड वो पुश हुआ। तो फिर वो पर्सन गया सामने और पर्सन गया सामने और बोट आया पीछे। तो फिर ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेलर ने बोट के ऊपर, बोट ने सेलर को सामने की ओर फॉरवर्ड जंप में हेल्प किया, और वो सेलर ने उसको
हमारी बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, इसीलिए इक्वल एंड ऑपोजिट मोशन हुआ। ये देखिए, इसमें ये फॉरवर्ड फोर्स है और ये है बैकवर्ड फोर्स। किसके द्वारा हुआ? हमारी बोट के द्वारा। फॉरवर्ड फोर्स किसके द्वारा हुआ? हमारी ये पर्सन को किनारे ला के पहुँचा दिया। ठीक है, आइए एक एक्टिविटी दिया गया है कि 2 चिल्ड्रन 2 कार्ट में सेपरेटली खड़े हैं और वो फेंका फेंकी खेल रहे हैं। क्या? जैसे एक बैग फुल ऑफ सैंड, पूरा सैंड भर के एक बैग में भरा गया, एक दूसरे के ऊपर फेंका फेंकी खेलेंगे। आप भी खेलते हो ना, कभी बॉल खेलते हो कभी, तो ये बहुत भारी चीज़ है। तो आस्क देम टू प्ले ए गेम ऑफ कैच विथ बैग। इस बैग को एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा? डज ईच ऑफ देम एक्सपीरियंस एन इंस्टेंटेनियस फोर्स एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग द बैग सैंड बैग। तो फिर ऐसे में दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करेगा। यू कैन पेंट ए व्हाइट लाइन। ये किस तरह मूव कर रहा है इसको देखने के लिए हमने क्या क्या ना, ये जो हमारी देख रहे हैं इसका व्हील को, व्हील में एक व्हाइट लाइन ये है। तो फिर ये व्हाइट लाइन जैसे मूव करेगा हमको पता चलेगा कि ये कार्ट इस तरफ मूव कर रहा है या इस तरफ, ये बात हमको पता चल जाएगा। इसीलिए हमने व्हाइट लाइन करके रखे हैं। तो फिर ये एक दूसरे के ऊपर जब ये फेंका फेंकी करेंगे तो फिर उसी हिसाब से ये जो है ये कार्ट पीछे की ओर पुश हो जाएगा। अब इस टाइम ऐसा है कि दोनों कार्ट में सेम वन पर्सन है। अब हम एक दूसरा केस लेते हैं। कैसा? एक कार्ट में हमने 2 चिल्ड्रन को रखा और एक कार्ट में हमने सिर्फ 1 को रखा, एक ही जन को खड़े किया। तो ऐसे में जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ये कार्ट, जहाँ पर 2 आदमी खड़े हैं वो थोड़ा कम जाएगा और जहाँ एक ही पर्सन खड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा पुश होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर मास ज़्यादा है वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि फोर्स तो सेम है। आप यही सोचिए ना, अगर आप एक मोटे आदमी को जिस फोर्स से पुश करने वाले हो, एक पतले आदमी को भी उसी फोर्स से आप पुश करने वाले हो, तो किसको ज़्यादा दूर तक आप पुश कर पाएंगे? जो पतला है उसको, क्योंकि उसका वजन कम है। उसी हिसाब से देखिए, इसके लिए हम 2 ऐसे बना सकते हैं। 2 प्लाईवुड लेके जिसका थिकनेस हो गया हमारा 12 mm और 18 mm और उसका साइज हो जाएगा 50 cm to 100 cm लेके हम ऐसे बोर्ड बना सकते हैं। पर स्केटबोर्ड अगर आप लेंगे तो दैट आर नॉट एज इफेक्टिव बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन स्ट्रेट लाइन मोशन। हमारा स्केटबोर्ड का जो व्हील्स है वो चारों दिशा में मूव करता रहता है, एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। अगर आप उसके ऊपर खड़े होंगे तो कभी एक्सपीरियंस करेंगे कि बहुत ये उसका बैलेंस नहीं रहता है, वो चारों दिशाओं में जाने लगता है, तो फिर ये एडवाइसेबल नहीं है। चलिए देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले समझ लेते हैं कंजर्वेशन मीन्स क्या है। कंजर्वेशन मीन्स है किसी भी चीज़ का संतुलन, संरक्षण। तो फिर ये संरक्षण जो है कैसे होगा? ना तो ये ज़्यादा होना है ना ये कम होना है, तो फिर इसका जो के तो रहना है वही उसको बैलेंस करना है, संरक्षण करना है। तो फिर ये हो गया आपका कंजर्वेशन। जैसे हमारे जितने पेड़ पौधे हमने काटे, फिर उतने पेड़ पौधे हमने फिर वृक्षारोपण कर दिए, उससे हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। उसी टाइप ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स ऐसा हो सकता है। तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? हमने पहले पढ़ा है मोमेंटम P इक्वल टू mv। m मतलब अगर किसी वस्तु का हम मोमेंटम जानना चाहते हैं तो उसका मास इंटू इसका वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा मोमेंटम। चलिए 2 बल लिए हैं हमने, बल A और बल B, और उसका मासेस है ma, A का हो गया ma और B का हो गया, बल B का हो गया mb। और ये दोनों स्ट्रेट लाइन में डिफरेंट वेलोसिटी में निकले। तो फिर इनिशियल वेलोसिटी को हम u लेते हैं ना, और फाइनल वेलोसिटी को भी लेते हैं। इसी हिसाब से बल A का इनिशियल वेलोसिटी हो गया ua और बल B का इनिशियल वेलोसिटी हो गया ub। तो फिर एक बात हमको ध्यान रखना है, इसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स
एक्ट नहीं कर रहा है, तभी जाकर ये सिचुएशन हमको कंसिडर करना है। अब देखिए, ये जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी से ज़्यादा है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ए जाकर हमारी बी बॉल को टकराएगा, कॉलिजन होगा, और ये कॉलिजन हमारा लास्ट करता है टी टाइम तक हमारा कॉलिजन लास्ट करता है। तो ये बॉल ए ऐसे में एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, जिससे हमने कहा कि एफ ए बी, और ये एफ ए बी एक्ट करता है ए से ऊपर बी तक, ठीक है। ऐसे बॉल बी फिर बैकवर्ड फोर्स एग्जर्ट करता है, इससे हमने कहा एफ बी ए। तो फिर एफ बी ए जो है ये बी से ये फोर्स एग्जर्ट होता है बॉल ए के ऊपर। तो फिर ऐसे में आफ्टर द कॉलिजन क्या होगा, दोनों बल का जो वेलोसिटी है थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो फिर ए बल का वेलोसिटी चेंज होकर भी ए हुआ और बी बल का चेंज होकर भी बी हुआ। अब चलिए हम निकाल लेते हैं दोनों बल का मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू एम भी है। तो हमारा बॉल ए के लिए ये एम हो जाएगा एम ए, भी हो जाएगा भी ए। तो यू ए अगर कॉलिजन से पहले हम देखें तो फिर हमारा बॉल ए का हो जाएगा एम ए यू ए, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा एम ए भी ए। तो फिर अगर हम किसी का चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं तो फिर हम कैसे करते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो चेंज इन मोमेंटम दिखाता है। तो फिर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया हमारा एम ए भी ए बाय एम ए यू ए। अगर हम निकालें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालें, तो फिर इसमें टाइम टी तक हुआ था, तो एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए बाय टी हो जाएगा। इससे निकल आएगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉल ए। इसी हिसाब से देखें तो बी बॉल के लिए हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी बाय टी। तो हमने एम बी कॉमन ले लिया और ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से निकला। तो फिर अब हम देखेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या है, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए है माइनस, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फिर हमारा हो गया एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, है ना। तो फिर एफ ए बी क्या है, एम ए इंटू बी ए माइनस यू ए बाई टी, और एफ माइनस एफ बी ए हमको लेना है। तो फिर ये हो गया हमारा माइनस एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी बाई टी। तो फिर इससे हमको क्या मिलेगा, दोनों टी को हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों का। अब हमें नीचे तो फिर इसी हिसाब से मिलेगा कि एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए भी ए प्लस एम बी भी बी। इसका मतलब क्या समझे आप, देखिए ये जो है दिस इज द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड बी बिफोर कॉलिजन, क्योंकि दोनों में यू ए और यू बी है इसलिए दिस इज बिफोर कॉलिजन। और ये जो है ये सम ऑफ कॉलिजन ऑफ दोनों बॉल आफ्टर द कॉलिजन, क्योंकि ये एम ए भी ए और एम बी भी बी और दोनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल ए एंड बी बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन इज सेम। ये टोटल मोमेंटम तो दोनों का सेम ही हुआ, कॉलिजन के बिफोर और कॉलिजन के आफ्टर। तो फिर इसी से हम ये कह सकते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आइडियल कॉलिजन एक्सपेरिमेंट वी से दैट सम ऑफ मोमेंटा मतलब प्लूरल ऑफ मोमेंटम, क्योंकि दोनों बल का इसीलिए मोमेंटा, सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कॉलिजन।
और इसमें नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो सेम रहेगा उसी को तो हम कहेंगे ना कि कंजर्वेशन हॉल के मोमेंटम सेम रहा। तो चलिए एक एक्टिविटी देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में हमने एक बैलून फुलाया और बैलून के ये जो नेक है इसको हमने ये बैलून फुलाया, बैलून के नेक को हमने एक थ्रेड से टाई किया ताकि हवा बाहर ना चला जाए, और यहाँ पर हमने एक स्ट्रॉ को उसको अटैच किया, सेलो टेप से एडहेसिव से हमने अटैच किया, और इसी स्ट्रॉ भी बैलून से जुड़ा हुआ है और स्ट्रॉ के अंदर से हमने एक थ्रेड निकाला और इसी थ्रेड जो दोनों फिक्स्ड वाल से फिक्स है, दोनों की ओर थ्रेड घुसा है हमारी स्ट्रॉ के अंदर से होके, और ये थ्रेड की दोनों ओर बंधा है रिजिड वाल से। अब देखते हैं जब हम ये बैलून की ये थ्रेड को खोल देंगे तो फिर क्या होगा, सारा हवा निकल आएगा, हवा निकलेगा इसी डायरेक्शन में और बैलून सीधा चला जाएगा इसी डायरेक्शन में। ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि बैलून से जुड़ा है हमारे ये स्ट्रॉ, और जैसे बैलून चलेगा ऐसे ही साथ साथ हमारा स्ट्रॉ भी चलेगा। तो फिर इससे क्या पता चला, ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन व्हिच द स्ट्रॉ मूव्स। तो फिर हवा चलेगा इसी डायरेक्शन में और बैलून चलेगा इसी डायरेक्शन में और साथ साथ चलेगा हमारा स्ट्रॉ भी। ऐसे ही और एक एग्जांपल दिया गया है एक्टिविटी 9.6। देखिए एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया, उसमें कुछ वाटर लिया और उसके मुंह को, माउथ को हमने बंद किया ये स्टॉप कॉर्क से। तो स्टॉप कॉर्क जो है वो बहुत कम ही मास का होता है। हमने टेस्ट ट्यूब को थोड़ा हॉरिजॉन्टल किया और उसको फिर हमने बर्नर से हीट किया। कब तक हीट किया, जब उसका पानी वेपोराइज होगा और फिर भाप से क्या होगा, ये कर्क जो है निकल कर आगे चला जाएगा। इट ब्लोज ऑफ, द कर्क ब्लोज आउट। तो फिर कर्क जो है बहुत तेजी से आगे निकल जाएगा। पर ऑब्जर्व दैट द टेस्ट ट्यूब रिकॉइल्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कर्क। अगर ये कर्क इसी डायरेक्शन में गया तो हमारा टेस्ट ट्यूब इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। पर आप ये सोचिए ये दोनों का फोर्स सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, तो फिर क्या दोनों में एक्सीलरेशन सेम होगा। हमारे कर्क जिस एक्सीलरेशन में जाएगा क्या हमारा टेस्ट ट्यूब इसी एक्सीलरेशन में जाएगा? नहीं, क्योंकि फोर्स जो है ये कर्क हमारे बहुत लाइट वेट है इसीलिए बहुत तेज़ी से भागेगा, और हमारी टेस्ट ट्यूब थोड़ा उसका मास ज़्यादा है इसीलिए ये कम तेज़ी से भागेगा। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ कर्क अपियर्स टू हैव दैट ऑफ द रिकलिंग टेस्ट ट्यूब। ये दोनों की डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ कर्क एंड टेस्ट ट्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये हम अब चलते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स तो हैं, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये कंजर्वेशन आखिर है क्या। तो ये कंजर्वेशन लॉ जो है, ये कंजर्वेशन लॉ क्या है आखिर? ठीक है, तो कंजर्वेशन मतलब उसका संरक्षण हमने कहा था। ऐसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑल कंजर्वेशन लॉ सच एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज, ये सब होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ सिर्फ मोमेंटम ही नहीं होता, एनर्जी का भी होता है। और जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोले तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ दिस वर्ल्ड इज कांस्टेंट, it just changes from one form to other, otherwise the total energy is constant, it cannot be changed nor can be destroyed। ठीक, ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे सभी का हो जाएगा। तो ये कंजर्वेशन का लॉ जो है ये फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स होता है। तो फिर ये कंजर्वेशन लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड, इट कैन बी वेरीफाइड। तो फिर इसको वेरीफाई और डिसप्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। जो कुछ भी हमको करना है बस एक्सपेरिमेंट से ही करना है। और ये आज तक किसी ने, दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड नियरली 3 centuries एगो, 3 centuries एगो, 300 वर्ष पूर्व से ये हो चुका है और आज तक किसी ने इसका कंट्राडिक्ट नहीं कर पाई, यानी कि ये सही है, बस हमेशा ये सही ही निकला है। Several experiments of everyday life can be explained on the basis of the law of conservation of momentum। इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर आधारित हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारी घटनाएं भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। नमस्ते।